नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की यानी 11 की भूगोल को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और क्लास 11 की जो हमारी भूगोल है उसमें भौतिक पर्यावरण जो हमारी पुस्तक है उसका चैप्टर 4 आज हम शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम जलवायु से संबंधित बात करने वाले हैं कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है, भारत में कितनी प्रकार की जलवायु देखने को हमें मिलती है, जबकि मुख्यतः भारत में किस जलवायु का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि जलवायु को जो प्रभावित करते हैं या फिर जलवायु जिन पर टिकी हुई होती है उसका सपोर्ट करने वाले जो कुछ अलाइनमेंट होते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मौसम की, कि मौसम क्या होता है और किस प्रकार से बदलता है। उसके बाद हम जलवायु की बात करेंगे, यानी वेदर के तुरंत बाद हम क्लाइमेट जिसे हम जलवायु कहते हैं उसकी बात करेंगे, और फिर सेशन यानी ऋतु की हम बात करेंगे, और उसके बाद मानसून पर हम चर्चा करेंगे। तो ये चार बिंदु से हम ये समझ पाएंगे कि वास्तव में जलवायु जो है इन तीनों पहलुओं का साथ लेकर कैसे अपने आप को एक सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ाती है, और पूरे क्लाइमेट में जो है, पूरी जलवायु में जो है वो सेशन और वेदर यानी ऋतु और मौसम किस प्रकार प्रभाव डालते हैं वो सारा आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, और एक एक बिंदु को हम पढ़ते हुए चलते हैं और समझते हैं कि वास्तव में किस प्रकार से जलवायु जो है वो अपना कार्य करती है और ये क्या होती है। सबसे पहले देखिए मौसम व जलवायु के अनुसार वस्त्र, यानी कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि जिस प्रकार की जलवायु होती है, जिस प्रकार का मौसम होता है, जिस प्रकार का तापमान होता है, जिस प्रकार की आर्द्रता होती है, ठीक उसी प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे। यानी कि पर्टिकुलर पैलेस के तौर पे भी हम देखें, पर्टिकुलर क्लाइमेट के तौर पर भी हम देखें, तो हमेशा हमें यह देखने को मिलेगा कि जैसा क्षेत्र है और जैसी जलवायु है ठीक उसी प्रकार के जो वस्त्र है वो पहने जाते हैं। देखिए कुछ अलाइनमेंट जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आर्द्रता की बात करें, आर्द्र मौसम जहां होगा, आर्द्र मौसम जहां होगा, थोड़ा ठंडा थोड़ा नमी वाला, आर्द्र का मतलब होता है जल वाष्प वाला क्षेत्र, जल वाष्प यानी कि लुप्त जल वाष्प जिसे हम कह सकते हैं, या फिर जो दिखाई नहीं देती वो जल वाष्प, थोड़ी थोड़ी हवा में जो जल के कण होते हैं उसे जल वाष्प कहा करते हैं। तो ऐसा मौसम जहां बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हवा में नमी दिखाई देती है तो वहां के वस्त्र अलग तरह के होंगे, हल्के वस्त्र होंगे जिनमें ना ज्यादा गर्मी लगे ना ज्यादा ठंड लगे, और बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें हवा में है वो शरीर को आसानी से टच नहीं कर पाए, तो उस मौसम के कपड़े अलग होंगे। तटीय क्षेत्रों में, तटीय जो क्षेत्र होता है भारत का, माना कि ये भारत का तटीय भाग है, ये वाला भारत का तटीय भाग है, इस तटीय भाग में जो लोग रहते हैं भारत के पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, ये भारत का पश्चिम घाट है और ये भारत का पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट। अब इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके वस्त्र, उनके जो कपड़े होंगे वो किस प्रकार के होंगे। इस क्षेत्र के जो लोग हैं, तटीय क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके कपड़े, ये क्षेत्र क्या है, थोड़ा पठारी है, थोड़ा भ्रंश है, यानी कटा सा है, भ्रंश है, कटाफटा है, थोड़ा सा भ्रंश घाटीनुमा दिखाई देता है। तो यहाँ के लोग, दूसरा इस तटीय क्षेत्र में पानी का बहाव भी इस जगह से ज्यादा देखने को मिलता है। ये पूरा तटीय क्षेत्र है जिसमें बना रहा हूं, और अंदर वाला पठारी क्षेत्र आ जाता है, और यहाँ इस क्षेत्र में जो है मैदानी भाग शुरू हो जाता है, और ऊपर का जो भारत का हिस्सा है इस प्रकार से ये पर्वतीय क्षेत्र है भारत का। तो इस प्रकार से हम भारत का अध्ययन किया करते हैं। तो तटीय क्षेत्र जो है वहां के लोग जो कपड़े पहनेंगे वो मौसम के अकॉर्डिंग, वहां के पानी के अंदर से वो कैसे बच के बाहर आ सकते हैं और कैसे अपने आप को वहां सेफ रख सकते हैं, उस प्रकार के तटीय वस्त्र पहनने का प्रयास करेंगे। पहाड़ी क्षेत्र में अलग वस्त्र होते हैं, पहाड़ों में झाड़ियां होती हैं आप सब जानते हैं, पहाड़ों में पत्थर होते हैं आप सब जानते हैं। तो ऐसे पत्थर और ऐसी झाड़ियों वाले क्षेत्र में ऐसे वस्त्रों का प्रयोग करेगा मानो जो पहाड़ों में रहता है, जो झाड़ी में फंस नहीं पाए, जो झाड़ियों से निकलने में आसान रहे, ऐसे वस्त्रों का वो प्रयोग करेगा। तो मौसम के अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग, ऋतु के अकॉर्डिंग भी वस्त्र को पहना जाता है। तो रेगिस्तान में अलग वस्त्र होते हैं, रेगिस्तान में बहुत ज्यादा धूप होती है, तो ऐसे वस्त्रों को पहना जाता है जिससे चमड़ी भी बच जाए और जो धूप है वो सीधी बॉडी को टच, त्वचा को टच नहीं कर पाए। तो रेगिस्तान एक डेजर्ट क्षेत्र होता है, डेजर्ट जिसे हम कह सकते हैं, इसे मरु यानी मिट्टी वाला क्षेत्र भी
कहा जाता है मरु, और ये स्थल यानी जगह है अपने आप में, तो ये मरुस्थल कहलाता है। ये राजस्थान का जैसलमेर जो है उसके लिए प्रयोग हुआ है। यानी जैसलमेर के लोग अगर वस्त्र पहनेंगे तो कैसे वस्त्र पहनेंगे, वो हमेशा रेगिस्तानी वस्त्र पहनने का प्रयास करेंगे, यानी हल्के पतले वस्त्र पहनेंगे, धूप से बचने के लिए, ज्यादा गर्मी भी नहीं लगे, क्योंकि जहां हीट क्रिएट होगी, जहां ज्यादा गर्मी होगी, तो वहां गर्मी के कारण ज्यादा बड़े वस्त्र भी नहीं पहन सकते। बड़े वस्त्र पहनेंगे तो बहुत ज्यादा अंदर से पसीना वसीना छूटेगा, तो आदमी का दम घुटने लग जाएगा, और बिल्कुल कपड़े बिल्कुल पहने बगैर भी नहीं रह सकता इंसान। इसका क्या कारण है, क्योंकि गर्मी लग रही है, त्वचा को बचाना होता है, तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर डेजर्ट के जो लोग होते हैं पतले धागे के वस्त्र पहना करते हैं। वर्षा में अलग वस्त्र, रेनकोट वगैरह आप जानते हैं सब, वो पहना करते हैं। गर्मियों में हल्के वस्त्र, और रेगिस्तान और ये गर्मियों वाली बात लगभग सेम होती है, क्योंकि जहां गर्मी होगी वह अधिकतर हमें, जैसे बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, भारत के राजस्थान का जैसलमेर है, यहाँ गर्मी है तो मरुस्थल होता है, क्योंकि बारिश की थोड़ी सी कमी रहती है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र, अभी सर्दी का मौसम चल ही रहा है ऑलमोस्ट 3-4 स्टेट इधर वाले, यूपी, राजस्थान, बिहार में, तो जैसे महाराष्ट्र वगैरह, वहां तो सर्दी गर्मी का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि समुद्र के पास कोई जगह होती है या कोई राज्य या कोई भी नगर होता है, वहां गर्मी कम लगा करती है, सर्दी और गर्मी इक्वल होती है वहां पे, इस प्रकार से। तो राजस्थान जैसे अभी है तो यहाँ सर्दियां बहुत ज्यादा है, तो ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आर्द्र जलवायु यानी जलवाष्प जहां लुप्त होती है उसमें अलग वस्त्र पहने जाते हैं। भारत के तटीय क्षेत्र में कोई व्यक्ति रहता है वह अलग वस्त्र पहने जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में कोई व्यक्ति रहता है वह अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे, रेगिस्तान में हल्के धागे वाले वस्त्र पहने जाएंगे, वर्षा जहां आ रही है वह रेनकोट, जैसे बारिश का पानी सीधा जो है कपड़े को टच ना करे, इस प्रकार पुलिस वाले जो कपड़े होते हैं प्लास्टिक ऊपर जिनके होती है वो पानी आराम से निकल जाए। गर्मियों में हल्के वस्त्र पहने जाते हैं और सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं, ये अलग से 2 पॉइंट बने हुए। तो ये तो हमने बेसिक बात की कि जलवायु जिस क्षेत्र की जैसी होगी, मौसम जिस क्षेत्र का जैसा होगा, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट और वेदर जो होता है वो किसी ना किसी रूप में पर्टिकुलर जो पैलेस होता है उस पर अपना इफेक्ट डालता है, और उसी के अकॉर्डिंग वहां की वेशभूषा, वहां के लोगों का रहना, खाना भी उसी पर डिपेंड कर देता है। जैसा वहां मौसम है, जैसी वहां जलवायु है, उसी हिसाब से वहां का रहना खाना पीना हो जाता है। हम एक एक चीज की बात करने वाले कि मौसम के अकॉर्डिंग लोगों का खान पान कैसे बदल जाता है और जलवायु के अकॉर्डिंग कैसे बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। मौसम के अनुसार भिन्नता, यानी मौसम जैसे जैसे बदलेगा तो ये चीजें बदलती है, तभी मौसम बदलता है। कैसे मौसम कैसे बदल जाता है अचानक से? मौसम एक क्षणिक अवस्था है, यानी तुरंत ही बदल जाता है। एकदम धूप निकली हुई थी, अचानक से बादल आए और बारिश होना शुरू हो गया, बादल जो है वो गरजने लगे और बारिश का मौसम बन गया। कुछ देर में फिर बारिश का मौसम साफ हो गया और फिर जो है बादल जो है हट गए वहां से और एकदम से धूप खिलने लग गई। तो मौसम चेंज होता रहता है, और इसके पीछे कारण क्या है? मौसम को चेंज करने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है वो है तापमान। तापमान क्या करता है? तापमान वो स्थिति है जो कभी ठंडक फील कराती है, कभी गर्मी फील कराती है। ठंडक और गर्मी और सर्दी, यानी ठंडक और गर्माहट को नापने का जो साधन होता है उसको हम तापमान कहते हैं। यानी एक कोई यंत्र नहीं है, ये पर्टिकुलर जो है ये भौतिक चीज नहीं है, ये जो है इंटरनल चीज है। तापमान का मतलब ये हो गया यहाँ तो वहां ठंड कितनी है और गर्मी कितनी है, इस चीज को अगर हम एक शब्द में कहना चाहे तो उसको तापमान के नाम से पुकारते हैं। वायुदाब, जैसे कि ये पृथ्वी का हिस्सा है और यहां से हवा कोई आई है तो हवा वापस लौटकर ऊपर की तरफ जाएगी, यहां से गर्म होकर आई है तो फिर ऊपर ठंडी होकर जाएगी। ये हवा का चक्कर जो चलता है उसको वायुदाब कहा जाता है। हवा जो होती है उसको पवन के नाम से जाना जाता है, और पवनों की जो दिशा होती है उससे भी मौसम में फर्क पड़ता है। कोई हवा इधर चल रही है, पछुआ पवने जैसे, व्यापारिक पवने, ढेर सारी प्रकार की पवने होती है, तो उन पवनों में यानी उन हवाओं में उनकी दिशा क्या है और उनकी गति क्या है, इससे ही मौसम को बहुत फर्क पड़ता है। यानी कि 4 बिंदु हमने अभी देखे हैं। कोई मौसम ठंडा है या गर्म, यानी तापमान कैसा है। किसी स्थान पर हवा नीचे से ऊपर जा रही है तो कितनी ठंडी हो रही है हवा और कितनी गर्म हो रही है, और जो हवा है उन हवा जो पवन है उसकी दिशा क्या है, वो किस दिशा में जा रही है, उसके अलावा उसकी गति क्या है।
यानी कोई क्षेत्र ठंडा या गर्म तापमान की दृष्टि से देखते हैं, किसी क्षेत्र में हवा कितनी दबाव के साथ आ रही है और कितने दबाव के साथ वापस जा रही है, जिसे हम संवहन प्रक्रिया बनती है इस वायु दाब से, संवहन प्रक्रिया। संवहन प्रक्रिया एक मौसम की प्रक्रिया है जिससे वर्षा होती है, यानी हवा ऊपर उड़ती है तो वाष्प, जल वाष्प, जो आर्द्र हमने पढ़ा था, आर्द्र जिसे आर्द्रता हम कहते हैं, तो इस आर्द्रता के अंदर जो जल वाष्प होता है, जल के छोटे छोटी बूंदें जो होती है वो ऊपर उठना शुरू करती है और ऊपर जाकर फिर बादलों के रूप में बन जाती है और फिर वापस लौटती है। ये प्रक्रिया आर्द्रता के कारण होती है, ये संवहन प्रक्रिया के कारण होती है, वायु दाब के कारण होती है। तो इसके ढेर सारे नाम बनने शुरू हो जाते हैं और जो मौसम फिर बरसता है, जो वर्षा होती है, वो वर्षण के नाम से भी जानी जाती है। तो ये जितनी भी चीजें, ये वर्षण आए गए आगे, तो वर्षण के नाम से भी जानी जाती है। देखो, कोई क्षेत्र ठंडा या गर्म तापमान की दृष्टि जो होती है वो मौसम पर इफेक्ट डालती है। कोई हवा चल रही है, उसकी गति कितनी है, वो कितनी तेज चल रही है, उससे मौसम चेंज हो जाता है। कोई हवा किस गति में चल रही है, किस दिशा में चल रही है, गति और दिशा है, गति का मतलब कितनी तेज चल रही है, कितनी कम मतलब गति है उसके हिसाब से चल रही है, कितनी फास्ट जा रही है और कितनी धीमी जा रही है, इन दोनों चीजों को गति के नाम से दिखाया गया। दिशा क्या है, इधर जा रही है या इधर जा रही है, पूर्व में जा रही है, पश्चिम में जा रही है, उत्तर में जा रही है, दक्षिण में जा रही है, ये चीजें हवा की जो होती है। सारा मामला यहां तक जो दिखाई दे रहा है चार में, हमें हवा का है, और ये हवा के अंदर नमी जो है, जो जल वाष्प हमें दिखाई नहीं देता वो है, और जो जल वाष्प ऊपर गया है बारिश के रूप में नीचे आता है, उसको हम वर्षण के नाम से जानते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है ये चीजें आपको समझ में आ गई। दो चीजें लास्ट वाली एक बार फिर देख लो। आर्द्रता का मतलब जलवाष्प होता है जो दिखाई नहीं देता हवा में, और वर्षण का मतलब वो जलवाष्प ऊपर जाता है जब बारिश के रूप में नीचे आता है। ये हिमपात हो सकता है, बर्फ का छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में गिरना। ये जो है कोहरा, जिसे हम सुबह सुबह उठते हैं जब ठंड सर्दियों के अंदर जो कोहरा दिखाई देता है, अंधाकार सा, व्हाइट सा, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बूंदें हो सकती है, तो ये वर्षण कहलाता है। गति, पवनों की दिशा, वायु दाब और तापमान को हमने देख लिया, तो इससे मौसम बदलता है। कोई भी आपसे अगर पूछे कि मौसम बदलने के पीछे कारण क्या है, तो तापमान, वायुदाब, पवनों की दशा, गति और आर्द्रता और वर्षण, ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। मौसम क्या है? मैंने आपको बताया मौसम एक क्षणिक अवस्था है जो तुरंत बदल जाती है। अभी कुछ देर पहले कैसा है मौसम था, कुछ देर में साफ हो गया। सुबह सुबह ठंड होती है, थोड़ी देर में धूप निकल जाती है, थोड़ी देर बाद 4-5 बजती है शाम को और देखते हैं कि फिर ठंड होना शुरू हो जाती है, फिर रात हो जाती है। रात होना मौसम में नहीं आया, लेकिन जो चेंज आ रहे हैं बार बार आने वाले 10, 15, 20 मिनट, घंटे, 2 घंटे में, यानी क्षणिक चेंज जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या है? मौसम है। देखिए, एक एक बिंदु को पढ़ते हुए हम समझते हैं। किसी स्थान विशेष पर किसी समय में वायुमंडल की स्थिति, यानी एक पर्टिकुलर स्थान आप मान लीजिए, जैसे ये मैंने माना राजस्थान का जयपुर। इस जयपुर में एक दिन में जो चेंज आए हैं मौसम में, या फिर जो बदलाव आए हैं वहां के वेदर में, वहां के जो पूरे दिन का जो आवरण था, वायुमंडल की जो परिस्थितियां वहां बनी हुई थी। वायुमंडल एक वायु का घेराव है और इसको अलग अलग मंडलों में बांटकर पढ़ा करते, क्षोभ मंडल, क्षमता मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसके आधार पर ही हम मौसम, जलवायु और समय भिन्नता को समझ पाते हैं। तो किसी स्थान विशेष पर किसी समय में वायुमंडल की स्थिति क्या है? किसी स्थान विशेष पर किसी समय में, एक स्थान लिया जयपुर, और वहां वायुमंडल की स्थिति क्या है? सुबह में हमने देखा ठंड थी, दोपहर में हमने देखा धूप थी, शाम को हमने फिर देखा ठंड थी। तो वो जो बदलाव आ रहे हैं एक ही दिन में, क्षण क्षण के अंदर, कुछ कुछ समय के अंतराल में, वो जो होता है वायुमंडल की वो जो स्थिति है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? मौसम के नाम से जानते हैं। ये वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, यानी थोड़ी सी देर के लिए बदलती है, फिर अगले स्टेप पर चली जाती है, फिर वापिस उसी स्टेप पर भी आ सकती है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, मौसम फास्ट फास्ट बदलता है। जबकि देखो, 3 चीजें हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मौसम, इसके पीछे कारण जो है वो हमने देखे, तापमान, आर्द्रता, पवनों की दिशा, पवनों की गति, ये सब कुछ देखा जो मौसम को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जलवायु, एक हम देखेंगे ऋतु, और एक लास्ट में हम देखेंगे मानसून। मैं चारों इसलिए साथ लिख रहा हूं
ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि हम इनमें जो भेद है वो कैसे कर पाए, इनमें क्या डिफरेंट है वो हम देख पाए। मौसम जो होता है वो क्षणिक अवस्था है, 1 मिनट में ही बदल जाता है। ऋतु जो होती है वो 2 से 3 महीने में बदलती है, एक स्थान पर 2 से 3 महीने बदलने में लेती है। मानसून जो होता है वो एक हवा है, हवा के कारण आता है, कभी भी आ जाता है। जबकि जलवायु जो होती है वो सैकड़ों सालों बाद बदलती है, यानी जलवायु को बदलने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। 10, 20, 15 साल तो कोई मैं तो ही नहीं रखता क्लाइमेट को बदलने में। जलवायु जो होती है किसी क्षेत्र की उष्ण यानी गर्म जलवायु है, उसको शीतोष्ण यानी ठंडी और उष्ण होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। मौसम तो फटाफट फास्टली बदलता है। ऋतु 2-3 महीने में बदल जाती है। बसंत ऋतु थी, फिर शरद आ गई, शीत आ गई, अभी हम एक एक को देखेंगे। 6 ऋतुएं हैं। कितनी ऋतुएं? 6 को हम अभी देखेंगे। तो ये इनमें अलग अलग करके हमने समझा कि इनमें भेद क्या है। और अभी बात हम कर रहे हैं मौसम की, तो मौसम जो है क्षणिक अवस्था है और वायुमंडल की वह स्थिति है जिसमें किसी विशेष समय में विशेष स्थान को देखा जाता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, एक दिन या एक सप्ताह में भी बदलता है कभी कभी। वो सारी चीजें यही है कि क्षणिक अवस्था यानी कभी भी बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे में बदलेगा, इसका मतलब ये भी नहीं है 1 मिनट में बदलेगा। इसका मतलब ये है कि इसका मन हो जब बदल जाता है वही मौसम कहलाता है। कई बार आपने सुना है कि मौसम की तरह बदल मत जाना यार मेरा, ना। तो मौसम का मतलब होता है कि मौसम चुटकियों में बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? इसमें बादल, कोहरा, वर्षा, हिमपात आदि शामिल है, यानी बादलों का बनना, करना, बिगड़ना सब मौसम में आता है। अब मैं कहूं शीतोष्ण जलवायु तो जलवायु शब्द प्रयोग हुआ। मैं कहूं बादल तो बादल को जलवायु के साथ नहीं जोड़ सकता, बादल को ऋतु के साथ नहीं जोड़ सकता, बादल को मानसून के साथ भी नहीं जोड़ सकता, बादल को सिर्फ मैं मौसम के साथ जोड़ सकता हूं। यानी कोहरा जो होता है सर्दियों में, जो व्हाइट परत होती है उसको, वर्षा तो आप जानते ही हैं, सब कोई दिक्कत ही नहीं है, और हिमपात बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में बारिश होती है। ये सब बादल, कोहरा, वर्षा और हिमपात, इनको हम आर्द्रता भी कह सकते हैं। इन 3 को हम आर्द्रता कह सकते हैं। और आर्द्रता हमने पढ़ा कि मौसम बदलने में सहायक होती है। तो मौसम जो बदलता है वो या तो बादल के रूप में बदलता है, या कोहरे के रूप में बदलता है, या वर्षा के रूप में, या हिमपात में। क्या इसमें कुछ और हम ऐड कर सकते हैं? तापमान भी इसमें इफेक्ट डालता है। गर्मी बढ़ गई, मौसम बदल गया, ठंड हो गई, मौसम बदल गया। लेकिन एक स्थान पर 6-6 महीने तक, 12-12 महीने तक एक ही प्रकार का मौसम रहता है तो वो जलवायु में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए एक मौसम रहता है तो वो ऋतु में परिवर्तित हो जाता है। और ऐसी हवाएं जो बारिश को लेकर आई अंडमान निकोबार से होते हुए, केरल से होते हुए भारत में, उसको मानसून कहते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनमें क्या क्या अंतर है। जलवायु क्या है यह हमने देखा। इससे पहले हमने देखा मौसम क्या है, क्षणिक अवस्था है, वायुमंडल की स्थितियों को बताती है। तापमान, आर्द्रता, पवनों की दिशा, पवनों की गति, सब उस पर इफेक्ट डालती है और उसी से ही हम मौसम का पता कर पाते हैं। बादलों का एक प्रकार से बनना, बिगड़ना, कोहरा आना, हिमपात होना, वर्षा होना, सब मौसम में आते हैं। लेकिन अब वेदर के बाद हम बात कर रहे हैं जलवायु की, यानी क्लाइमेट की। और क्लाइमेट एक लंबे समय का मौसम है, जलवायु काफी लंबे सालों का, यानी 2-3 महीने का मौसम होता ही है। अगर मौसम क्षणिक अवस्था में है, 1 दिन में है या हफ्ते में, जब तो मौसम है। लेकिन वो 6 महीने का टाइम ले रहा है या 12 महीने का टाइम ले रहा है, जब तक उसको हम कह सकते हैं ऋतु। 2 महीने, 3 महीने। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, लंबे समय तक बना रहता है, तो एक ही मौसम का लंबे समय तक बना रहना, ये लंबी मौसमी दशाएं हैं। जलवायु बदलने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। मौसम जो है वो तो फटाफट बदल जाता है, ऋतु जो है वो 2-3 महीने में बदल जाती है, मानसून जो है चुटकियों में आ जाता है। लेकिन जलवायु को बदलने में सैकड़ों साल लगता है। कितने साल लगते हैं? सैकड़ों साल लगते हैं। किसको? मौसम जो है उसके अकॉर्डिंग जलवायु जो है उसको बहुत समय लगता है। ऋतु के अकॉर्डिंग भी जलवायु को बहुत समय लगता है। तो ये लंबी मौसमी दशाएं। क्या जलवायु मौसमी दशाएं? तापमान, वर्षा, वर्षण, बादल, सब इसमें भी काम करेंगे। लेकिन इसमें काम कब करेंगे? लंबे समय के लिए काम करेंगे। लेकिन क्षणिक अवस्था में थोड़ी सी देर के लिए अगर काम करते हैं तो बादल और वो हिमपात, वो सब मौसम के अकॉर्डिंग काम करने लग जाते हैं, तो मौसम को बदल देते हैं। आगे देखिए, जलवायु में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। जलवायु 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और 6 प्रकार यहां लिख दूं तो वो ऋतु हो जाएगा। आगे देखिए, ऋतु, कुछ ऋतु यहां लिख रखी है।
ऋतु होती क्या है? सबसे पहले 2 या 3 महीने में बदल जाती है। बसंत ऋतु ऋतु का राजा कहलाती है। बसंत ऋतु बहुत प्यारी ऋतु होती है। बसंत ऋतु क्या होती है? बहुत प्यारी ऋतु होती है। ये देखिए 6 प्रकार की ऋतु यहाँ पे लिखी गई है। ये 1 नंबर वाली ऋतु, ये 2 नंबर वाली ऋतु, ये 3 नंबर वाली ऋतु, ये 4 नंबर वाली ऋतु, और ये 5 नंबर वाली ऋतु, और ये 6 नंबर वाली ऋतु। अब इनको एक एक को हम समझते हैं और इसकी भी बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई है। शरद ऋतु क्या है? सबसे पहले शरद ऋतु वह ऋतु है, ये एक पतझड़ ऋतु है। इसमें पत्ते जड़ जाते हैं, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, तो इसे कहते हैं पतझड़ ऋतु। कौन सी ऋतु कहते हैं इसको? पतझड़ ऋतु। यानी पत्ते जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, उनके पत्ते वत्ते सब गिरना शुरू हो जाते हैं। पतझड़ एक प्रकार से। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके नाम समझ में नहीं आते, इसलिए खुद समझ में नहीं आती, लेकिन आप इसको देखेंगे और समझेंगे तो बहुत सिंपल है। हेमंत का मतलब होता है हल्की सर्दी। कैसी सर्दी? हल्की सर्दी। गुलाबी सर्दी जिसे हम कह सकते हैं, गुलाबी सर्दी भी लिख देता हूं मैं। हल्की हल्की सी सर्दी होती है, गुलाबी सर्दी। वो ऋतु जो होती है वो हेमंत ऋतु कहलाती है। हेमंत मतलब हल्की हल्की सी सर्दी होती है। समझ में नहीं आता पंखा चलाए या नहीं चलाए, समझ में नहीं आता कि ब्लेजर वगैरह पहने या नहीं पहने। वो जो ऋतु होती है उसको हेमंत कहते हैं। शरद तो बिल्कुल पतझड़ है। शिशिर यानी जिसमें सिसकटाहट निकल जाए, जिसमें सिसकियां निकल जाए, जिसमें दांत जो है धड़धड़ाहट करने लग जाए, दांत जो है गड़गड़ाने लग जाए, वो जो ऋतु होती है वो सबसे शरद ऋतु होती है। और ये कड़ाके की ठंड इसे कह सकते हैं, जाड़ा कह सकते हैं इसको, कड़ाके की ठंड। शिशिर ऋतु कौन सी ऋतु? शिशिर ऋतु यानी ठंड होती है भयंकर। बसंत ऋतु, बसंत ऋतु बहुत प्यारी है, इसलिए सारी ऋतुओं का राजा कहलाती है। इसमें कोयलें जो है बहुत प्यारी प्यारी आवाज करती है, चिड़िया चहकती है, कोयल गाती है ना। इसमें पक्षी सब मदमग्न हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही मस्त मौसम होता है बसंत ऋतु का। इसके अलावा बसंत ऋतु जो है ना वो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि ये मौसम के लिए, मौसम के आधार पर, ऋतु के आधार पर फसल जो होती है उसमें बहुत फायदा करती है। तो बसंत ऋतु सबसे प्यारी मानी जाती है और ये पूरी ऋतु जो है, 6 ऋतुएं जो है उनका राजा कहलाती है। और हम बात हमेशा 4 ऋतु की करते हैं। कितनी ऋतु की करते हैं? भारत में अधिक बार क्या करते हैं हम? 4 ऋतु के हिसाब से इनको पढ़ लेते हैं। अभी देखेंगे वर्षा और गर्मी। तो देखो आप कहेंगे सर वर्षा, गर्मी दिख रही है, सर्दी का है, तो ये दोनों सर्दी की बात कर रही थी, ठीक है। वर्षा, बसंत ऋतु खत्म होना शुरू होती है, वर्षा वाला मौसम आ जाता है, तो वर्षा और गर्मी आप जानते हैं। लेकिन भारत में जो मुख्यतः बात होती है वो ये बात होती है कि 4 प्रकार की भारत में ऋतु देखने को मिलती है और हम मोस्टली ये कहते हैं सर्दी, गर्मी और वर्षा। लेकिन चौथी जिसे हम जोड़ेंगे वो है शरद। वो कौन सी है? शरद। अब इसको हम देखें तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाती है हमें। थोड़ा इसको साफ कर देते हैं यहां से ताकि बहुत अच्छे से इसे हम समझ पाए। देखो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे सर्दी। ये कब से कब है इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम ले रहे हैं गर्मी। 4 ऋतुओं को हम मानते हैं, बाकी 6 ऋतु है, मैंने आपको बता दिया। फिर हम ले रहे हैं वर्षा को और फिर हम यहां से उठा रहे हैं शरद को। ये तो होगी ऋतुएं। अब इन ऋतुओं की अगर बात हम करें तो ये कब से कब होती है इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से और बहुत शानदार ढंग से इसको समझना है ताकि क्लियर हो जाए एक ही बार में, ठीक है। ये जो सर्दी वाली ऋतु है इसको 15 दिसंबर से माना जाता है। कब से माना जाता है? 15 दिसंबर से। सबसे लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये 15 पर ही खत्म हो जाएगी। कब खत्म हो जाएगी? 15 दिसंबर से। सर्दी को कब से कब तक माना जाता है? 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक सर्दी का मौसम होता है। किसका मौसम होता है भाई? शरद ऋतु, सर्दी वाली ऋतु, शरद नहीं बोल रहा हूं, सर्दी वाली ऋतु जिसे हम कहते हैं, विंटर जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? 15 दिसंबर से 15 मार्च। गर्मी 15 मार्च से कहते हैं कि गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है और 15 जून तक गर्मी का समय माना जाता है, इसलिए कहते हैं जून की छुट्टियां है ना, 15 जून। वर्षा वाला मौसम कब माना जाता है? 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक जो है वर्षा ऋतु को माना जाता है। शरद यानी वर्षों के वृक्ष जो होते हैं उनके पत्ते कब गिरने लग जाते हैं? तो 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर, फिर आ गया
15 दिसंबर तक शरद ऋतु को माना जाता है। आप इसको अच्छे से लिख ले, क्योंकि स्पेस को देखते हुए मैंने शॉर्ट में लिखा है। जो महीने है ये दिसंबर है, ये मार्च है, दिसंबर से शुरू होती है और दिसंबर में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि पूरा साल का मेजरमेंट बिठाना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर हेमंत सिंह सर ये सब कहाँ चलेगी, तो अलग अलग जो भूगोलवेता होते हैं वो ऋतु को अलग अलग हिसाब से भी बांटा करते हैं। तो मोस्टली जो एनसीईआरटी जिसे मानती है वो 6 प्रकार से बांटा गया है, लेकिन इंडिया में जो हम यूज करते हैं, भारत में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि 4 ऋतु होती है, सर्दी गर्मी वर्षा और शरद। अधिकतर लोग तो शरद को भी नहीं बोलते, सर्दी गर्मी और वर्षा, इस प्रकार से इसको बोला करते। तो ऋतु जो है ना वो कई भागों में, यानी ऋतु क्या है, मतलब ऋतु का मतलब है जिसे हम सीजन कह सकते हैं। अलग अलग सीजन होती है एक ही साल में, 2 महीने में, 2.5 महीने में सीजन आती है, सर्दी आई फिर गर्मी आई फिर बारिश आई, इस प्रकार से अलग अलग सीजन चलती रहती है। काल खंडों में बांटा गया है इसको। किस में बांटा गया है? काल। काल का मतलब होता है खंड, काल का मतलब होता है समय, समय का खंड, यानी समय के हिसाब से इसके भाग किए गए। टेंस हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, टेंस का मतलब होता है काल और काल का मतलब होता है समय। तो इसी प्रकार से ये जो काल है ये समय के लिए प्रयोग हुआ है। तो एक एक बिंदु को हम समझते हैं। बसंत ऋतु, ऋतु राजा कहलाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी ऋतुओं का जो राजा कहलाती है वो कौन सी है? बसंत है। एक वर्ष से छोटा कालखंड है, यानी एक वर्ष क्या 2-2.5 महीने दिखाई दे रहा है आपको, कितना फास्ट फास्ट बदल रही है, 3-3 महीने का गैप आ रही है, 3 का है ना, मार्च जून सितंबर और दिसंबर, ठीक है ना। एक वर्ष के कई भागों में विभाजन है, या 4 कर रहे हैं तो 3-3 महीने का गैप आ रहे हैं, या 6 कर रहे हैं तो 2-2 महीने का गैप आ रहा है। ये एक चक्रीय रूप में बदलती है, चक्रीय रूप में बदलती है। ऐसा नहीं कि सर्दी आई उल्टी सीधा एकदम से क्या आ गई शरद, ये सिस्टमैटिक ढंग से चलती है और वो सिस्टम यहाँ लिखा हुआ है, चक्रीय रूप में बदलती है। ऋतु को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? ऋतु जो होती है उसको 6 भागों में बांटा गया है, और 6 भाग मैंने आपको पहले ही समझा दी। शरद जो होती है वो तो पतझड़ है, हेमंत जो होती है वो हल्की 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 गुलाबी वाली सर्दी है, और शिशिर जो होती है वो कड़ाके वाली ठंड है, एकदम भयंकर वाली ठंड है, जिसमें दांतों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। हमें ऐसे लग रहा है कि नॉन स्टॉप दांत चल रहे हैं ना, 32 के 32 बीच में कसरत कर रहे हैं। बसंत ऋतु तो आप जानते हो सबसे प्यारी होती है, किसानों के लिए बहुत अच्छी होती है। वर्षा ऋतु में बारिश होती है और कुछ भी नहीं है, गर्मी में गर्मी पड़ती है और जून के आसपास की ये सबसे महान ऋतु कहलाती है। लोगों को याद दिला देती है कि वास्तव में आपके लिए बाकी मौसम कितना अच्छा था और बाकी कितना खराब था। तो गर्मी जो है भयंकर पड़ती है इंडिया में काफी राज्यों के अंदर। तो ये हमने ऋतु को देखा। अब हमारे सामने है मानसून। अब हमारे सामने क्या है? मानसून। अब मानसून को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि भारत का जो पश्चिमी घाट है, भारत का जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट से तेज हवाएं आती हैं और उससे बनता है भारत का मानसून। क्या बनता है? भारत का मानसून। ये भारत में अंडमान निकोबार से प्रवेश करता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए अगर राज्य पूछ ले तो केरल बताना है, राज्य पूछ ले तो क्या बताना है? केरल। तो अंडमान निकोबार या केरल से भारत के अंदर प्रवेश करता है। अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, मैंने आपको बता रखी, याद हो जानी चाहिए, पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार या केरल से मानसून प्रवेश करता है। और है क्या मानसून? तो ये अरब सागर जो है, ये वाला क्षेत्र हमारा अरब सागर है, ये अरब सागर, अरब सागर जिसे हम सिंधु सागर भी कह रहे थे, सिंधु सागर, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारा बंगाल की खाड़ी है, जिसे हम महोदधी के नाम से भी जान देते, महोदधी, ठीक है। तो ये हमने देखी हुई चीजें हैं हमारी। तो अरब सागर जो है उस तरफ से, अरब सागर की तरफ से ठंडी हवाएं जो है वो आया करती है और बारिश को साथ में लाया करती है। और इस क्षेत्र में जब हवाएं तेज होती है तो उनके साथ मौसम बदल जाता है और फिर बारिश होना शुरू कर देती है। इसी प्रक्रिया को हम मानसून के नाम से जानते हैं। अगर आप परिभाषा लिखना चाहे तो ये अरब सागर से भारत के दक्षिण पश्चिम, ये भारत का दक्षिण और ये भारत का पश्चिम, भारत के दक्षिण पश्चिम, ये भारत का तट। देखो तीनों चीजें देख लो आप, दक्षिण, ये दक्षिण हिस्सा, यानी ये पूरा भारत जो है, ये पूरा भारत मैंने माना यहाँ पे,
ये जो भारत का तटीय क्षेत्र है यहां से ये प्रवेश करती है, तो ये नीचे वाले क्षेत्र से और तटीय क्षेत्र से, तो दक्षिण नीचे वाला क्षेत्र, पश्चिम इस तरफ वाला क्षेत्र, और तट जो है ये क्षेत्र तट के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण पश्चिम तट की हवाएं हैं, मानसून है क्या? अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी तट की जो हवाएं हैं उनको मानसून के नाम से जाना जाता है। बस इतना याद रखें। मौसम एक क्षणिक अवस्था है, ऋतु 2-3 महीने में बदल जाती है, अलग अलग भागों में कालखंड के हिसाब से इनको बांटा जाता है। जलवायु सैकड़ों वर्षों की देन है, सैकड़ों वर्षों तक एक ही प्रकार का मौसम जहां दिखाई देता है, जैसे जैसलमेर में गर्मी गर्मी दिखाई देती है, तो वहां उष्ण मौसम धीरे धीरे अपने आप में प्रचलन में आया। तो मौसम तो एक क्षणिक अवस्था है, तो फिर उसको मौसम नहीं कहकर लंबे समय से अगर गर्मी है तो उसको गर्मी ऋतु के नाम से जाना गया। लेकिन ऋतु भी लंबे समय तक रही तो उसको क्या कहा गया लास्ट में? ग्रीष्म जलवायु, यानी गर्म वाली जलवायु। तो जैसलमेर गर्म जलवायु वाला है। तो अगर मौसम अगर पूछे, ऋतु अगर पूछे तो आप सब समझ गए, लेकिन मानसून अगर पूछे तो अरब सागर से, ना कि बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम तट से, ना कि पूर्वी तट से। जो पश्चिम तट से हवाएं आती है, जो दक्षिण तट से हवाएं आती है, क्योंकि दक्षिण भी तो इस तरफ है, वहां जो हवाएं आती है उनके साथ जो बारिश होती है उसको मानसून के नाम से जाना जाता है। और इसका दूसरा नाम है पावस। क्या नाम है इसका? पावस। ठीक है। ऋतु के अनुसार हवाओं का उत्क्रमण चलना होता है। उत्क्रमण मतलब आगे बढ़ना है, एक प्रकार से हवाओं का चलना, आगे बढ़ना। हवाएं जो होती है पश्चिम तट से चलकर आगे की ओर बढ़ा करती है, जो अरब सागर है वहां से चलकर आगे बढ़ा करती है, और इस प्रकार आगे चलने के कारण इसके लिए उत्क्रमण शब्द का प्रयोग हुआ है। ये दक्षिणी एशिया में 4 माह सक्रिय रहता है। ये दक्षिण जो एशिया है वह 4 माह ज्यादा सक्रिय रहता है, यानी जितनी हवाएं चलेगी, जितने समय तक चलेगी, उतने समय तक ये चलता रहता है। याद रखें आप, यानी जूस पीना है ये जब भी आए। क्या पीना है? जूस पीना है जब भी ये मौसम आए। यानी जून से सितंबर तक भारत में मानसून रहता है, जून से सितंबर तक पूरे लगभग एशिया में, लेकिन भारत में भी रहता है। तो जून से सितंबर में मानसून रहता है। मानसून प्रवेश कहां से करेगा? तो अंडमान निकोबार और केरल से प्रवेश करेगा भारत में। कहां से करेगा? अंडमान निकोबार और केरल से। ठीक है। अब इसमें जो है अक्षांश देशांतर भी अपना एक महत्व रखते हैं, वो कैसे देखेंगे। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के उत्तर के गर्म ठंडा के विरोध से के स्वभाव से हुई है। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति पृथ्वी के गर्म और ठंडा के विरोध से हुई है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर की हवाएं नीचे आती है तो वो ठंडी हो जाती है, फिर ऊपर जाती है, ठंडी होती है, हल्की हो जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उससे मानसून बनता है। देखो, हमने जब ग्लोब की बात की तो ग्लोब को हमने इस प्रकार से माना। ठीक है। यहाँ बीचों बीच हमने एक रेखा खींची, उसके ऊपर हमने एक रेखा और खींची, और नीचे एक रेखा हमने और खींची। इस रेखा को हमने करक रेखा के नाम से जाना, करक रेखा, और इसको नाम दिया 23.5 डिग्री। यहां एक रेखा हमने और खींची, इसको हमने मकर रेखा के नाम से जाना, और इसको भी नाम दिया हमने 23.5 डिग्री, क्योंकि ये 0 से शुरू हुई थी, और 0 के मध्य में, पृथ्वी के मध्य में, यानी पृथ्वी मतलब भू, और भू के मध्य में हमने एक रेखा खींची जिसको हमने भूमध्य रेखा कहा। इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा। इसको हम इक्वेटर के नाम से भी जाना करते हैं। इसको हम 0 डिग्री के नाम से भी जाना करते हैं। तो 0 डिग्री जो दक्षिण में खींची वो तो मकर रेखा है, और 0 डिग्री उत्तर में जो खींची, 23.5 डिग्री उत्तर में जो खींची वो तो करक रेखा है, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जो हमने दक्षिण में खींची उसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें हमने देखी, और जो खींची गई है इस प्रकार से ढेर सारी लाइनें, उनको हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। ये जो रेखाएं होती है, अगले लेक्चर में इन पे पूरी चर्चा होगी, इन्हें हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। और ये अक्षांश जो होती है, इसी से हमें पता चलता है कि कौन से क्षेत्र में गर्मी है, कौन से क्षेत्र में सर्दी है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, और भारत की स्थिति जो है इस प्रकार से है, भूमध्य से थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी क्या 876 किलोमीटर दूर है भारत भूमध्य रेखा से। क्योंकि करक रेखा जो है वो तो भारत के कई राज्यों के बीच में से, रामजा गमचा हमने याद किया है, तो इस प्रकार से कई राज्यों से गुजरा करती है। कौन सी रेखा? करक रेखा। लेकिन भूमध्य रेखा से भारत काफी दूर है, और इस प्रकार की जो चीजें हैं वो भी किस पे इफेक्ट डालती है? जलवायु, मानसून और ऋतु पर इफेक्ट डालती है। अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें तो अक्षांश रेखाएं जो होती है इनके बीच में जो गैप होता है 111 किलोमीटर का है। कितना है? 111 किलोमीटर का। और बीच का जो गैप है
वो जोन कहलाता है। लेकिन हम देशांतर रेखाओं की जब बात करेंगे, जब हम ये देखेंगे देशांत रेखाओं के बीच में जो जगह होती है उसको गोर के नाम से या गोरे के नाम से जाना जाता है। तो जोन जो है दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कहा जाता है और 111 किलोमीटर का ये स्पेस होता है। और जैसे जैसे ध्रुव जो होता है, ये लास्ट में एक बिंदु बच जाता है यहाँ पे, इसको पोलर या ध्रुव कहते हैं। ध्रुव पर जैसे जैसे जाते हैं हम, ध्रुव पे जाते जाते ये दूरी कम होना शुरू कर देती है। तो अक्षांश देशांतर जो रेखाएं हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वो मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे। लेकिन आप ये जरूर समझ लें कि अक्षांश जो होती है वो आडी रेखाएं होती है। अब तक हमने ये देखा, लेकिन अब आडी रेखाएं वो क्यों होती है और वो किस प्रकार से होती है, तभी हम समझ पाएंगे कि मानसून की जो गति है, पवनों की जो दिशा है, वर्षण जो है, आर्द्रता जो है, मौसम जो है, बादल का फटना जो है, वो किस प्रकार हो जाता है। क्योंकि मानसून को ही कहते हैं बादल का फटना, बादल का फटना। इसको परले भीग, यानी कभी कभी इतना खतरनाक होता है कि सब कुछ खत्म कर देता है, तो इसलिए इसको परले भीग के नाम से भी जाना जाता है। तो बादल का फटना, परले भीग, ये सब किसके लिए प्रयोग हुए हैं? मानसून के लिए प्रयोग हुए हैं। तो आप याद रखें कि भारत में ही नहीं पूरे एशिया में 4 महीने मानसून सक्रिय होता है, जून से सितंबर। मानसून के कई नाम है। बादल का फटना मानसून है, कोई दिक्कत नहीं है। बेमौसम बारिश मानसून है, बिना मौसम के आ जाता है, कभी कभी तो ये पता ही नहीं चलता। परले भीग यानी सब कुछ खत्म कर देता है। और गर्मी और सर्दी मानसून भारत में, यानी गर्मी और सर्दी के अकॉर्डिंग मानसून किस में आता है? भारत में आता है। तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, तीनों नाम आपको याद रखना है, बादल का फटना, बेमौसम बारिश और परले भीग। भारत में मानसून की अवधि है 100 से 120 दिन। यानी भारत में जो मानसून है, यानी कुल मिला के बारिश जो होती है भारत में, वो 100 से 120 दिन होती है। लगभग 4 महीने हो रहे कि नहीं हो रहे मुझे बताओ। 30 × 4 करो, 120 आ रहे कि नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे। लेकिन जरूरी नहीं है 120 दिन होगी, कभी कभी 100 दिन तक, 102 दिन तक, और कभी कभी तो भारत में ऐसी स्थिति है कि 60-70 दिन ही नहीं होती है। लेकिन ये एवरेज माना गया कि 100 से 120 दिन के अंदर भारत में मानसून रहता है। अब मेरे हिसाब से आपकी ये बात समझ में आ गई कि मानसून क्या है। मानसून क्या है? तो सिर्फ मानसून हवाएं हैं। कहां से आती है? अरब सागर से आती है। कहां से आती है? अरब सागर से आती है। कहां आती है? पश्चिम घाट में आती है, ठीक है। और कहां आती है? दक्षिण घाट की तरफ प्रवेश करती है। वहां से किस राज्य में प्रवेश करेगी? तो केरल में। किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करेगी? तो अंडमान निकोबार में। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। भारत में मानसून सबसे पहले केरल राज्य में पहुंचता है, ये बात हम कर चुके हैं। कहां पहुंचता है? केरल में। पक्का याद रखे, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार में। अगर आपसे वो ऐसे नहीं पूछे कि भारत में किस राज्य में पहुंचता है या फिर भारत में किस केंद्र शासित में पहुंचता है, सीधा ये पूछ लें कि भारत में मानसून कहां प्रवेश करता है, तो अंडमान निकोबार व केरल से प्रवेश करता है। आपको दोनों नाम लिखना है, ये अंडमान निकोबार और ये केरल। भारत में सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो मेघालय, जिसकी राजधानी शिलोंग है, मैंने आपको बता रखा है। राजधानी हम साथ में याद कर रहे हैं, शिलोंग। जो मेघालय का एक स्थान है मौसिनराम। राजधानी तो शिलोंग है, लेकिन मेघालय का एक स्थान है मौसिनराम। मौसिनराम इतना अच्छा नाम है कि हमेशा बारिश होती रहती है। सबसे ज्यादा बारिश होती है भारत में मौसिनराम में, और सबसे कम लेसुन लद्दाख, है ना, याद हो जाता है ऐसे। ले मतलब लद्दाख, ले लद्दाख में सबसे कम बारिश होती है और मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो हमने ऋतु से पढ़ना शुरू किया। उससे पहले हमने मौसम को भी देखा कि मौसम क्या है, एक क्षणिक अवस्था है, इतना याद रखें। ऋतु क्या है? कालखंडों में बांटा जाता है इसको, एक साल में कई बार बदल जाती है। इसके अलावा आगे जैसे ही हम बढ़े तो हमने जलवायु को देखा, सैकड़ों वर्ष लगते हैं बदलने में। मानसून तो एक हवा था, मानसून एक क्या है? सिर्फ हवा है और कुछ नहीं है, हवा हवाई है। कहां से आता है? अरब सागर से आता है। कभी भी बंगाल की खाड़ी इसको नहीं करना है। तो ये 4th वाला जो चैप्टर है, इसको हमने जो है शुरू इसी हिसाब से किया है, एक एक बिंदु को इस हिसाब से उठाया है ताकि एक एक चीजें क्लियर हो जाए कि मौसम, ऋतु, जलवायु और मानसून आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गए और आपने ये लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो सारी स्थितियां और सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। एक एक चीज को हम देखने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शिद्दत और मन लगा के पढ़ते रहिएगा, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।